Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Booster. This is Ruchika Gehlot. I'm back with my new video on the topic family life cycle and motivating factors. And in my previous video, I had covered basics of family. Because क्या होता है कभी कभार वो टर्म्स आ जाते हैं एग्जाम में, नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस है लेकिन हाँ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो एज ऑप्शंस में रहते हैं. सो इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैड कवर्ड family or basics of family, types of family. So let's begin with the new video, and don't forget to like, share and subscribe my video so that so many students, so that other new students can also come in contact with my video, and they can also get in touch with my notes, and they can also get in touch with me, so that if they have any query regarding the videos, regarding any topic, they can either message me either in the comment box or they can mail me out. So let's begin with the new topic. Family life cycle. Family life cycle. Family life cycle होता क्या है? The development of family occurs in 3 stages that undergo certain changes, and those stages are called family life cycle. मतलब कोई भी development family का है जो कि अकर हो रहा है वो 3 stages में होता है, and then उस पूरे complete development को क्या बोलते हैं हम लोग? Family life cycle. So the 3 stages are beginning stage, expanding stage and contracting stage. अच्छा, बिगनिंग स्टेज में भी अगर हम लोग देखें तो डेट इज सब स्टेज है पीरियड ऑफ स्टैब्लिशमेंट. एक्सपैंडिंग में आ जाता है चाइल्ड बेयरिंग एंड प्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल एंड कॉलेज. एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फाइनेंशियल रिकवरी एंड रिटायरमेंट. बिगनिंग स्टेज क्या होता है? कोई भी फाउंडेशन है फैमिली का, इट स्टार्ट्स विद मैरिज, एंड इन दिस द कपल लिव्स अलोन. ठीक है, दे लिव देयर मैरिज लाइफ एंड दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, दे सेव फॉर द चिल्ड्रन, दे सेव गुड्स एंड मनी फॉर द चिल्ड्रन. ठीक है, तो वो होता है बिगनिंग, शुरुआत एकदम. एक्सपैंडिंग स्टेज में क्या होता है? एक्सपैंडिंग स्टेज में ये होता है कि भाई एक तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दे प्ले अ रोल ऑफ फादर एंड मदर. तो जो भी उन्होंने बिगनिंग स्टेज में सेव किया अब वो सब एक्सपैंडिंग स्टेज में आएगा. ठीक है, सो इनकी खुद के इंटरेस्ट भी बदलते हैं, खुद के इंटरेस्ट भी चेंज होते हैं. ये फर्दर डिवाइड होती है 3 स्टेजेस में, दैट इज इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट. ठीक है, अगर मैं इसको और सेग्रीगेट करूं तो चाइल्ड बियरिंग एंड प्री स्कूल को हम कंसिडर करेंगे इन्फेंसी स्टेज में. ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल को हम कंसिडर करेंगे चाइल्डहुड स्टेज में, एंड जो हमारा लास्ट है हाई स्कूल एंड कॉलेज उसको हम एडोलेसेंट में कंसिडर करेंगे. इन्फेंसी स्टेज क्या होता है? जिसमें बच्चा जन्मता है एंड देन इट डील्स विद द अराइवल ऑफ फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली. ठीक है, तो घर का वर्कलोड भी बढ़ता है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, एंड एटमोसफेयर जो एक हाउस का होना चाहिए ना बहुत कॉर्डियल एंड बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो. ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, दैट इज कॉल्ड चाइल्डहुड स्टेज. तो जब वो स्कूल जाता है तो 10 बच्चों से और मिलता है, वो और अपने आप को डेवलप करता है, काफी हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करता है जो कि पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है. तो इसमें पेरेंट्स को बहुत देखना पड़ता है. देन कम्स द एडोलेसेंट स्टेज. इट लाइज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट. जिसमें क्या होता है कि बच्चे की लाइफस्टाइल चेंज होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल इमोशनल सारे जो भी डेवलपमेंट है बॉडी का वो अकर होता है, एंड वो लाइक दे वांट टू बी मोर इंट्रोवर्ट टाइप्स. ठीक है, सो एडोलेसेंट स्टेज इज लाइक बहुत ही पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बच्चा गलत रास्ते पे भी चला जाता है, एंड अगर वो बच्चा सेट है तो वो सही रास्ते पे भी चला जाता है. तो इट इज जस्ट द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द स्टेज. कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज क्या होता है? अगर मैं इसको मतलब ब्रीफ में समझाऊं तो व्हेन द चिल्ड्रन इन द फैमिली ग्रो टू बी एन इंडिपेंडेंट. ठीक है, एंड व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग देयर लाइफ, तो क्या होता है कि जब वो अलग हो जाते हैं अपने फैमिली से, दे मेक देयर ओन फैमिली, तो वो जो पेरेंट्स होते हैं है ना, तो क्या होता है कि फैमिली का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. बिकॉज पहले एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए, उनकी खुद की जॉब लगी, उनकी खुद की फैमिली बन गई, तो वो दोनों अकेले रह गए, तो वो क्या हो गया, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट हो गई. ठीक है, वेन द चिल्ड्रन इन द फैमिली ग्रो अप टू बी इंडिपेंडेंट एंड आर कैपेबल टू डू सम जॉब, दे मूव आउट टू मेक देयर ओन अर्निंग्स और गेट मैरिड. Parents get older and live a lonely life. The size of the family contracts and parents have the limited emotional attachment for themselves only after living with their children. ठीक है, अच्छा इसका और डिटेलिंग में बताऊं तो अपने सब स्टेजेस देखे थे, दैट इज वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन.
इसमें क्या होता है, जैसे ही बच्चा कॉलेज पास करता है एंड देन वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो जब तक वो पूरा सेटल नहीं हो जाता जॉब में, पूरा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, वोकेशनल एडजस्टमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। उसमें क्या करते हैं पेरेंट्स, थोड़ी बहुत अपने जो भी फाइनेंशियल है, जो भी मतलब उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं बच्चों को, उनको बहुत हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो वोकेशनल एडजस्टमेंट ये होता है कि जैसे ही बच्चे ने कॉलेज पास आउट करा एंड देन उसको जॉब मिली, जब तक वो प्रॉपरली सेटल्ड नहीं हो जाता, ठीक है, अगर वो मतलब प्रॉपरली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, दैट इज कॉल्ड वोकेशनल एडजस्टमेंट। ये एक स्टेज है। देन कम्स दी फाइनेंशियल रिकवरी। फाइनेंशियल रिकवरी क्या होता है कि भाई अब बच्चा पूरा सेटल्ड हो गया है, पूरा इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसकी खुद की फैमिली बन चुकी है, तो अब पेरेंट्स के बाद क्या होगा, जितने भी उनके लोन थे वो रिकवर करेंगे, जितने भी उनके फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो उनको स्टोर करेंगे। मतलब अब ये कह सकते हैं भी फाइनेंशियल रिकवरी में हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, उनके जितने भी लोन्स हैं, जितने भी क्राइसिस है, वो सब उनको पूरा करेंगे, अगर उनको घूमना है तो वो घूमेंगे। तो फाइनेंशियल रिकवरी इज लाइक दिस। देन लास्ट इज रिटायरमेंट, कि भाई अब वो रिटायर ही हो जाएंगे पेरेंट्स, ठीक है, बिकॉज उन्होंने बहुत कर लिया है, वर्क ऑफिस को भी बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंस दिए, नाउ दे गए रिटायर। ये आप देख सकते हो, छोटी सी लाइफ साइकिल है। देन कम्स दी मोटिवेशन थियोरीज। फर्स्ट है मैकलैंड्स नीड थियोरी। तो इसमें अगर हम देखें तो नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। क्वेश्चन आता है, आपको 5 ऑप्शंस दे देंगे कि भाई मैकलैंड थ्योरी में कौन कौन से सब ऑप्शंस है, तो अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन, दैट्स इट। मैकग्रेगर्स पार्टिसिपेशन थ्योरी, इसकी 2 थ्योरी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स क्या बोलती है कि भाई पीपल जो है वो काम करना ही नहीं चाहते, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल ही नहीं करना चाहते, वो आलसी हैं, ठीक है, वो अपने मतलब वो ना तो डेडिकेटेड है ना इंथुजियास्टिक है। लेकिन थ्योरी वाई क्या बोलती है कि नहीं, पीपल दे आर नॉट रेजिस्टेंट टूवर्ड्स दे वर्क, दे डोंट डिसलाइक दे वर्क, दे वर्क, मतलब उनको काम करना अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है, उनको काम करना अच्छा लगता है, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, दे आर सेल्फ इंथुजियास्टिक टूवर्ड्स देमसेल्व्स एज वेल एज टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो थ्योरी वाई क्या बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पीपल, ऐसा नहीं है कि भी पीपल डिसलाइक करते हैं अपने वर्क को, नहीं, वो लाइक करते हैं अपने वर्क को। तो ये है थ्योरी वाई ऑफ मैकग्रेगर्स पार्टिसिपेशन थ्योरी। इसमें से जनरली 2013 या 2014 में क्वेश्चन आता था, अब जनरली कम आते हैं, लेकिन ठीक है, नॉलेज में होना चाहिए। देन कम्स दी उर्विक्स थ्योरी जेड। थ्योरी जेड क्या बोलती है कि भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होना चाहिए। कोई भी मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए, एंड ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होना चाहिए, इनफैक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट है वो अच्छे से होना चाहिए। रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये थ्योरी जो है ये अभी 2018 में ही आई थी। इसमें इसके सब पॉइंट्स है, वैलेंस, एक्सपेक्टेंस एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी, ठीक है। तो वैलेंस क्या बोलता है, इट मीन्स वैल्यू और स्ट्रेंथ वन प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर आउटकम। कोई भी वैल्यू है या स्ट्रेंथ है दैट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर आउटकम, कोई भी अपनी पावर जो दिखा रहा है किसी आउटकम के सामने, मतलब यू कैन से कोई भी स्टिमुलस के सामने अगर कोई रिफ्लेक्स दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस। एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट्स टू गिव परफॉर्मेंस, ठीक है, कोई भी चीज को देने के लिए क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटैलिटी, बिलीव दैट परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू रिवॉर्ड्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या होता है कि बिलीफ है कि हाँ भाई कोई भी परफॉर्मेंस है, अगर अच्छा करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हमें प्राइज मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो बिलीफ है कि भी परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू रिवॉर्ड्स। हेजनबर्ग मोटिवेशन थ्योरी, इससे भी क्वेश्चन आया है, एंड इसमें ये पूछा जाता है, इसमें ये थ्योरी ये बोल रहा है कि भाई अगर मान लो कोई पर्सन जॉब सेटिस्फाई है, ठीक है, तो इसका अपोजिशन जॉब डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो डिससेटिस्फाई है जॉब से, नहीं, जॉब सेटिस्फैक्शन को अपोजिट होगा नो सेटिस्फैक्शन। मतलब ये है कि अगर मान लो वो सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब छोड़ देगा, कोई और कारण से सेटिस्फाई नहीं है। तो बस ये, बाकी जो क्वेश्चन आएगा ये नहीं पूछा जाएगा कि इस थ्योरी में क्या है, बस आपके ये जो जॉब सेटिस्फैक्शन के ऑप्शंस हैं एंड जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन के ऑप्शंस हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये याद करना है। सो ये आपका होता है कंप्लीट, ठीक है। देन कम्स, कुल मिला के फैमिली लाइफ साइकिल को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो वो ये है कि भाई एक तो
जब बिगनिंग फेज होता है, कोई भी हस्बैंड वाइफ, कोई भी लड़का लड़की है, जब वो शादी करते हैं तो वो होता है बिगनिंग स्टेज, क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं, घूमते भी हैं, साथ रहते हैं, देन दे प्लान फॉर द फ्यूचर चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड बिगनिंग। एंड देन जब वो बच्चा हो जाता है, एंड देन वो जब फादर मदर का रोल प्ले करते हैं, दैट इज एक्सपैंडिंग। एक्सपैंडिंग में भी बच्चा हो गया थोड़ा बड़ा होगा तो वो इन्फेंसी में आ जाएगा। इन्फेंसी के और अगर मैं सेग्रीगेट करूँ तो चाइल्ड बियरिंग में आ जाएगा। एंड देन वो जब स्कूल जाएगा, बड़ा होएगा, तब वो एलिमेंट्री स्टेज में आ जाएगा। एंड देन जब वो और बड़ा होएगा, कॉलेज लाइफ में आएगा, तो वो एडोलेसेंट एज में आ जाएगा। ठीक है। एंड देन फिर वो जॉब देखेगा तो थोड़ा सेटल्ड होएगा। तो स्टार्टिंग में अगर जॉब लगती है तो पेरेंट्स को हेल्प करनी पड़ती है, तो वो वोकेशनल एडजस्टमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज का। एंड देन जब वो जॉब लग जाती है, सेटल भी हो जाता है, उसकी शादी भी हो जाती है, तब पेरेंट्स एकदम मतलब जब वो इंडिपेंडेंट पूरा हो जाता है, तो पेरेंट्स अपना जो भी उन्होंने खोया है या जो भी उन्होंने लॉस किया है, जो भी उनकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करते हैं। तो वो एक आ जाता है अपने फाइनेंशियल उसमें एडजस्टमेंट में। देन आता है रिटायरमेंट की भाई हाँ, अब तो सब लोन वोन चुक गया, हमारे जितने भी ड्रीम्स थे पेरेंट्स के, जो वो उन्होंने मतलब फुलफिल नहीं कर पाए चिल्ड्रंस के कारण, जो अब वो फुलफिल कर रहे हैं, तो वो रिटायरमेंट आ जाता है कि भाई हाँ, अब हमने सारा पूरा पूरा कर लिया है, अब हम रिटायर हो गए हैं लाइफ से भी एज वेल एज हमारी जॉब से भी। तो हम भाई सेटिस्फाई हो गए, हम रिटायर हो गए सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। रिटायरमेंट को अगर मैं शॉर्ट बोलूं कि वो रिटायर हो गए हैं हमारी सारी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से। ओके, सो ये है फैमिली लाइफ साइकिल एंड थियोरीज का जो मैंने इस वीडियो में बताया है, आप उतना ही याद कीजिए बिकॉज उतना ही आता है एग्जाम में। थैंक यू। I hope you liked my this short lecture on today's video. So now let's just discuss some previous year question. तो अभी ये जनवरी 27 में थियोरी पे क्वेश्चन आया है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेटर्स आर लिस्टेड इन द हेजनबर्ग थियोरी ऑफ मोटिवेशन। तो ऑप्शन है चैलेंजिंग वर्क, ग्रोथ इन जॉब, फिजियोलॉजिकल नीड एंड रिकग्नाइजेशन। अब आप इन क्वेश्चंस को करने की मैं एक टेक्निक बताती हूँ। इसके लिए क्या और भी कोई क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मान लो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए आप एकदम श्योर हो कि भाई ये एटलीस्ट हेजनबर्ग थ्योरी का तो नहीं है, ये मैस्लो थ्योरी का है, ठीक है, इसके लिए आप एकदम डैम श्योर हो, तो वो सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट हो गया। एंड आप ये देखिए कि वो सेकंड ऑप्शन किन सब ऑप्शंस में आ रहा है, तो वो बाकी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली कट हो गए। तो अब इसमें देखो फिजियोलॉजिकल नीड सेकंड ऑप्शन है जो कि गलत है, ये आपको पता है कि मैस्लो का है ना कि हेजनबर्ग का। तो आप ये देखो सेकंड ऑप्शन किन किन ऑप्शंस में आ रहा है, तो फर्स्ट में भी सेकंड आ रहा है, सेकंड में भी सेकंड ऑप्शन आ रहा है, एंड देन फोर्थ में भी सेकंड ऑप्शन आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शंस ऑटोमेटिकली कट हो गए एंड देन थर्ड इज द आंसर। ये एक ट्रिक होती है टाइम सेव करने की एंड क्वेश्चंस को करेक्ट करने की। कोई भी क्वेश्चन है जिसमें मान लो आपको 10 ऑप्शन दे रखे हैं, 10 को मत देखो, आप ऐसा एक ऑप्शन पकड़ो जिसके लिए आप एकदम श्योर हो, एंड देन आप उसको क्रॉस टैली करो कि भाई हाँ, अगर जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, विच अमंग द ऑप्शंस इज करेक्ट। तो जिन 5 ऑप्शंस में से आप एक के लिए एकदम श्योर हो कि हाँ भाई ये तो करेक्ट है ही है, उस ऑप्शन को आप नीचे सब ऑप्शंस में देखो। अगर वो एक ऑप्शन में आ रहा है इसका मतलब वो पूरा ऑप्शन सही है, नहीं तो वो और में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो कॉमन है सब में, तो नेक्स्ट ऑप्शन पकड़ो कि भाई हाँ ये नेक्स्ट ऑप्शन सब में सही है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में हेरा फेरी होगी, तो वो आपको पता लग जाएगा। तो ये टेक्निक होती है, सारे ऑप्शंस मत देखो, 2-3 ऑप्शन देखो एंड देन उसको नीचे सब ऑप्शंस में टैली करो कि वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये टाइम सेव करने का तरीका होता है। सेकेंड क्वेश्चन आया है अरेंज द फॉलोइंग एज पर द मैस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स फॉर मोटिवेशन। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग एज पर द मैस्लो थ्योरी और अरेंज अकॉर्डिंग टू द हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, वन एंड द सेम थिंग। और ये क्वेश्चन आ रहा है जुलाई 2016 में, 2018 में भी आ रखा है ये क्वेश्चन। एंड तीसरा क्वेश्चन है कि भाई arrange the following sequence in the form of arrange the sequence of family life cycle in the correct order, ठीक है। तो वो जो स्टेप्स है फैमिली लाइफ साइकिल के उसको करेक्ट ऑर्डर में इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया है। ये है ये है अपने 2013 का, ठीक है। अरेंज दी फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल।
तो फैमिली लाइफ साइकिल के जो स्टेप्स हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस थे इस टॉपिक पे। एंड ये जो वीडियो है जो मैंने आज बनाई है दैट इज फैमिली लाइफ साइकिल एंड दिस, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फॉर श्योर आते हैं। ये तो आप मान के चलो कि 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे, तो डायरेक्ट आपके 4 क्वेश्चन करेक्ट है। सो डू शेयर दिस वीडियो and share among your friends, among your colleagues, so that other students can also get in touch and they can also get for this notes as I am preparing for you people only, and so that बाकी students को भी इस चीज़ का benefit मिल सके जो मैं specifically करना चाह रही हूँ, and they can also get the notes. So please share among your colleagues, among your friends, एंड मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करती रहूंगी। एंड डू गिव योर सजेशंस, डू आस्क योर क्वेरीज। यू कैन मेल मी आउट विद द email ID gehlot.ruchika@gmail.com, और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट कर सकते हैं। सो डू गिव योर सजेशंस, डू गिव योर क्वेरीज, डू आस्क योर क्वेरीज, एंड कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से आप बेफिक्र होके पूछिए। थैंक यू।